हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल HP टेट TGT में। साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। 1000 MCQ की सुपर सीरीज़ है ऑल HP टेट 2021 आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, JBT और LT के लिए ये वीडियो है। ये पूरी सीरीज़ हमने डेडिकेट की है। जो आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इन सब को हम इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तब आपको पता है कि धीरे धीरे हम इन सभी सब्जेक्ट्स को इसमें ले रहे हैं। अगर आप अभी तक नए जुड़े हैं तो हम आपको बता दें, ये हमारा पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्ट ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो जाके देख ले। आज हम सोशल स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके साथ ही गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर यूट्यूब चैनल को विजिट करते तो इस तरह की वीडियो का आपको पोस्टर दिख जाएगा, उनको आपको जाके देख लेना है। और सोशल स्टडी की जो आज की वीडियो, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की जियोग्राफी, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इंडिया का, जो कि स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग होगा HP टेट पैटर्न के, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही ये क्वेश्चन आए हैं और वो उन क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें HP टेट TGT को, बिकॉज ये हिमाचल प्रदेश का यूट्यूब पर एक बात ऐसा एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको ऑथेंटिक और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोटिफिकेशन मिलती है। तो आपको पता ही है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप जुड़े हुए गाइस तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर ले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, शेयर कर ले और अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे। कुछ एक साथी एक्टिव है जो कि हमारा लाइक, कमेंट और शेयर तीनों चीज़ें करते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो साथी इसको ज़रूरी नहीं समझते उनका भी धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की शोक नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल की सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल कहते हैं। गाइज कुछ एक नदियां इंडिया में ऐसी है जिनको जिस स्टेट में वो बहती है उनके उप नाम से जाना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो हिमाचल प्रदेश की जो शोक की नदी है वो है स्वान नदी। मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई है ये चीज़। हिमाचल प्रदेश की शोक की नदी, जिसको सौरो ऑफ हिमाचल प्रदेश कहते हैं, वो स्वान नदी है। किस जिले में बहती है? ऊना जिले में बहती है। इसके साथ ही गए जो यहाँ पर कोसी नदी आप दिख रहे हैं, ऑप्शन बी, कोसी नदी बिहार का शोक है या बिहार का शोक की नदी कोसी नदी को कहा जाता है। जबकि असम की शोक की नदी है ये ब्रह्मपुत्र है, असम की। ये भी आपको याद रखना है। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ गाइज, ये एडिशनल बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में आई हुई है प्रीवियस ईयर में। जो क्वेश्चन पेपर जो ये वीडियो बना रहे हैं HP TGT आर्ट्स का पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, 2016 का है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तब मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि टेट में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी। इसी के साथ उड़ीसा का मैं भी आपको बता देता हूँ, हो सके तो आप इनका नोट्स बनाएगा, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की जो सौरो ऑफ उड़ीसा है वो है महानदी। उड़ीसा में बहती है ये नदी महानदी, ये वहाँ की सौरो ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा की शोक की नदी है। तो ये चीज़ होगी। और हुगली नदी वो आप जानते हैं वेस्ट बंगाल की एक मुख्य नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्से में पाई जाती है। आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की नदियाँ माफ़ कीजिएगा, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 5 टाइप की सोल्स इंडिया में है, जिसमें से कि आपको दिख रहा है कि आपके ऑप्शंस में भी काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और इसके अलावा 5वीं मिट्टी जो होती है मरु मिट्टी, जिसे कहते हैं मरु डेजर्ट, यानी कि जो मरुस्थल या रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी, उसको मरु मिट्टी कहा जाता है। तो इस तरह से भारत में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 5 पाई जाती है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अधिकतर हिस्से में कौन सी पाई जाती है, तो आपको बताना चाहूँगा मैं, जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी है गाइस, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट माफ़ कीजिएगा नॉर्थ इंडिया में, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यही कारण है कि भारत में सबसे अधिकतर हिस्से में, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उत्तर भारत में पाई जाती है गाइस, अधिक मात्रा में उत्तर भारत में पाई जाती है, क्योंकि उत्तर भारत में 3 नदियाँ मुख्य रूप से बहती है, जिसमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीसरी सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों नदियां जो है नॉर्थ इंडिया में बहती है, और ये इनके द्वारा ही जलोढ़ मिट्टी को लाया जाता है। इस कारण से ये भारत में सबसे अधिकतर हिस्से में पाई जाने वाली नदी है। ये क्वेश्चन भी टेट के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइज। खरीफ और रबी फसल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो विंटर सीजन होता है, 2 तरह की फसलें इंडिया में बीजी जाती है मुख्य रूप से। तीसरी होती है जैद, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से 2 तरह की बीजी जाती है, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल। जो रबी फसल है उनको विंटर में बीजा जाता है, जबकि खरीफ फसल जो होती है गाइज, इनको मानसून या रेनी सीजन में बीजा जाता है, बरसात के मौसम में। ओके,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया रबी फसल। इसके अलावा मैं एडिशनल चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो रबी फसल है गाइज, रबी फसल का एग्जाम्पल है गेहूँ, जौ, इसके अलावा चना, मटर। तो गाइज ये गेहूँ, जौ, चना, मटर ये रबी फसल के उदाहरण है, क्योंकि ये जो है सर्दी में बीजे जाते हैं, विंटर में बीजे जाते हैं। जबकि खरीफ फसल आपको यहाँ पे दिख रहा है, खरीफ फसल के उदाहरण भी पूछे लेते हैं। खरीफ फसल के जो उदाहरण होगा वो होगा चावल, इसके साथ मक्का, चावल, मक्का, बाजरा और धान। तो ये इसके एग्जाम्पल है खरीफ फसल के। और मैंने अभी बताया कि इनको रेनी सीजन या जिसको मानसून अर्थात कि वर्षा ऋतु में इनको उपयुक्त होती है बीजना। तो इन सभी फसलों को जो मैंने भी बताया, खरीफ, मक्का, बाजरा, धान, चावल, ये सभी खरीफ फसलें और इनको मानसून में बीजा जाता है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सागर को रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर, जो कि अटलांटिक महासागर का एक सागर है, उसको रोमन साम्राज्य का हृदय या हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर को, जो का एक सागर है, अटलांटिक महासागर का एक सागर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 128। गाइस ये 128 जो है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, बाकी आप जानते हैं कि हम सीरीज़ में लगभग 300 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। ये 300 से आगे की सीरीज़ है, इसमें हमने 1000 MCQ डिस्कस करने हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो और भी ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे, स्टडी मटेरियल। तो चूंकि उसके लिए आपको मैंने बताया 3 चीज़ें ये आपको करनी है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रेपरेशन कर रहे हैं HP टेट या TGT कमीशन की, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस नामक प्रसिद्ध खोजी व नाविक किस देश का था? आप जानते हैं कि जो कोलंबस एक फेमस नेविगेटर था या एक्सप्लोरर था, खोजी था, जिसने अमेरिका की खोज की थी। और ये कहाँ का रहने वाला था गाइज? ये इटली का रहने वाला था। मैं आपको बता दूं कि 1451 में इसका जन्म हुआ था जिनेवा के, इटली के जिनेवा नामक स्थान पे, और इसने अमेरिका की खोज की थी। ये भारत की खोज के लिए निकल पड़ा था, चूँकि कुछ कारणों की वजह से ये भारत ना पहुंचा और इसने अमेरिका की खोज कर डाली। तो आपको याद रखना है कि जो कोलंबस था, प्रसिद्ध खोजी और नाविक जिसे कहते हैं, प्रसिद्ध खोजी व्यक्ति, ये जो है इतिहास में बड़ा नाम है कोलंबस। ये कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। और उस जगह का नाम क्या है? कई बार ये जगह पूछ लेते हैं, तो मैंने अभी जैसा आपको बताया, ये जिनेवा का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है गाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और जो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है वो है गुजरात का कच्छ जिला। आप जानते हैं कि गुजरात का कच्छ जिला फेमस है। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा नामक स्थान उपस्थित मौजूद है। और ये क्यों इतना पॉपुलर है कि एग्जाम में पूछा जाता है? ये इसलिए कि बिकॉज गाइस जो धौलावीरा एक नगर था, फेमस नगर था, कहाँ का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक बहुत बड़ा नगर था। आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख जो नगर था वो कौन सा था? धौलावीरा था। और वर्तमान में ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कौन से जिले में है? तो गुजरात के कच्छ जिले में है। ओके, आई होप आपकी समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? गाइस संपूर्ण क्रांति एक इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन था जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और महान क्रांतिकारी, जिसे समाजवादी भी कहते हैं, जिनकी समाजवादी सोच थी, जयप्रकाश नारायण, जिनको JP नारायण भी इनको शॉर्टकट में बोलते थे। JP नारायण ये फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका अहम रोल है। इन्होंने क्या है 1974 में 1974 बुक में लिखा हुआ है कि 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ उनकी सत्ता को सत्ता से वार करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक अभियान चलाया था। ये क्या था? ये समाज में सोशलिज्म या जिसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, समाजवादी के पक्ष में थे कि जो हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर है जो है वो पूर्ण रूप से समाजवादी होना चाहिए था। सोशलिज्म की प्रक्रिया ये चाहते थे, सोशलिस्ट सिस्टम ये चाहते थे हमारे देश में। तो कि तो आपको रखना है संपूर्ण क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल रेवोल्यूशन की बात किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। जबकि आप ऑप्शन में देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय, इन्होंने BHU वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जबकि स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, कौन नहीं जानते इनको,
भारत के महान व्यक्तियों में इनका नाम गिना जाता है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का गिना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी 1843 में अमेरिका गए थे और वहाँ पे उनने विश्व धर्म महासभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जो ऐतिहासिक भाषण था। अमेरिका के शिकागो में यह भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत के हिंदू सनातन धर्म को अपने भाषण में की बातें रखी थी और पूरे विश्व में ये विख्यात हुआ था। और इन्हें हिंदू भाषा को तब से एक नया मतलब नया परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये आपको याद रखना है। तो संपूर्ण क्रांति के जनक या संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले कौन थे? तो JP नारायण, जयप्रकाश नारायण जी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है इंडियन पॉलिटिक्स से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में अंकित किए गए हैं? आप जानते हैं कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता आपको प्राप्त हुई है, चाहे वो आनुवंशिक तौर पे या फिर आप किसी कंट्री से इंडिया में आए हैं और इंडिया की नॉर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करके आपने इंडिया की सिविलाइजेशन, या जिसको सॉरी माफ़ कीजिएगा, सिविलाइजेशन नहीं, सिटीजनशिप जिसे नागरिकता कहते हैं, अगर वो आपने हासिल कर ली है तो आपको भारत के सभी मौलिक अधिकार मिलेंगे। ये किस में वर्णित है? तो गाइज ये भाग यहाँ पे पूछा है। अगर आर्टिकल पूछा होता तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई। अगर ये भाग की बात करें तो भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिन्हें अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। और इसके साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दूंगा इस, जब संविधान में इनको जोड़ा गया था भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को, तब भारत में मौलिक अधिकार, माफ़ कीजिएगा, मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। चूँकि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, यानी कि जो भारत के संविधान में संशोधन हुआ 44वां, जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, तब जो एक अमेंडमेंट हुआ जिसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। और अब ये मौजूदा समय में कितने बच्चे हैं? 6 बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्योंकि कन्फ्यूजन न करे। अगर पूछा होगा कि जब भारत का संविधान बना था तब कितने मौलिक अधिकार थे, तब आपको याद रखना है कि 7 थे और आपको 7 वाला टिक करना है। अगर आपसे पूछे वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तब आपको 6 याद रखने हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है भारत के संविधान में, तो आपको रखना संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ओके, तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको भी बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस से है कि ओजोन परत, जिनको ओजोन लेयर कहते हैं, इनमें से किस में होती है? आप जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसमें अनेकों से मेरा मतलब कि 4-5 हमारी लेयर्स है, जिनको स्फीयर्स कहते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं। इनमें से ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर कौन से लेयर में है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये मतलब बहुत बार आता है। मानो ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे तो आर्ट्स के लिए देख रहे हैं, ये मेडिकल और नॉन मेडिकल में भी आ चुका है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर, जो समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। और इसको जो क्षय है, जिसको डिप्लीट कर रही है, ओजोन परत को जो क्षति कर रही है, वो कौन सी मुख्य रूप से कौन सी गैसेस के लिए उत्तरदायी है? वो है CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हालांकि अब तो इसको बैन कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस थी जो रेफ्रिजरेटर इत्यादि अन्य उपकरणों से निकलती थी, और ये जो है ओजोन लेयर को क्षय या हानि पहुंचाती थी, जिसके कारण क्या है कि ओजोन अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों में क्या है कि वहाँ पर ओजोन लेयर में कुछ हल्के से छेद पाए गए हैं, और ये इसकी डिस्कवरी की गई है गाइस। क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या चीज़ है, तो वहाँ पे जो होल बना होगा ओजोन लेयर में, वहाँ से क्या है कि सनलाइट पास करेगी। अगर ओजोन लेयर बिना सन को अपने पास, मतलब गाइज ओजोन लेयर क्या करते हैं कि सन के अंदर UV रेज होते हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं होती है तो क्या है, ओजोन लेयर के बिना ही सन की अल्ट्रावायलेट जो UV रेज है वो सीधे इंसान के ऊपर पड़ेगी, हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगी और स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन लेयर क्या होती है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में लगी हुई है, वहाँ पे जैसे ही सन की रेज आती है तो जो UV रेज है वो ओजोन मंडल जो है
माफ़ कीजिएगा गाइस, ओजोन परत जो है, ओजोन लेयर, वो अपने अंदर नहीं छोड़ती है। बाकी सन लाइट को तो अंदर छोड़ लेगी, लेकिन जो यूवी रे है वो इसी में ही रहेंगे, मतलब यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाएंगी, जो यूवी रेडिएशन होती है। तो मतलब सिंपल और साधारण भाषा में कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी विकिरणों, हिंदी में इसको पराबैंगनी विकिरणें कहते हैं और इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रे से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत ना होती तो यूवी रे सीधे ही हमारे से अर्थ पे आ जानी थी और हमें स्किन कैंसर जैसे खतरनाक और भयानक रोग हो जाने थे, या सिंपल कहते हैं कि जीवन ही संभव नहीं होना था ओजोन लेयर के बिना। ओके, तो ये छोटे छोटे छेद जो अंटार्कटिका में पाया गया और इस कारण से सीएफसी को बैन किया गया ताकि ओजोन लेयर और भी ज़्यादा इस पर छेद ना पड़े। तो आइए आप समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप खास तौर पे टीजीटी आर्ट्स या टेट आर्ट्स स्ट्रीम के साथी है और आर्ट्स टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी कमीशन आर्ट्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तब आपको महात्मा गांधी की पूरी जीवनी का पता होना ही चाहिए कि उनके लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट आए और वो जैसे साउथ अफ्रीका कब गए, इंडिया कब आए, कौन सा मूवमेंट कहाँ पे किया, शिमला कब आए थे, कोई और खास समझौता कब किया था, मतलब उनकी पूरी जीवनी आपको आनी ही चाहिए गाइस महात्मा गांधी, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के राष्ट्रपिता इनको माना जाता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो मेडिकल जेबीटी एलटी या शास्त्री के साथी हैं उनको नहीं पढ़ना चाहिए, हालांकि उनको भी पढ़ना चाहिए अगर वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको कम क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है कि कभी आए ही ना, क्योंकि आर्ट्स के लिए तो ऐसा है कि डेफिनेटली इनसे ऐसा कोई टेट का एग्जाम नहीं है जहाँ से महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से जरूर पूछा ही लेता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। उस पर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, जिसको डू एंड डाई कहते हैं, कि डू और डाई, करो या मरो। ये कौन से आंदोलन का नारा था, किस मूवमेंट का नारा था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त 1942 को, यानी कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसी का ये नारा था, करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा। फिर से कहता हूँ कि इनकी जीवनी आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप बहुत पछताएंगे गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बाइसन क्या है गाइज, ये जो है अमेरिकी भैंस है। ये सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिकी भैंस, ये आपको याद रखना है, बाइसन अमेरिकी भैंस का एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 कि जोहान्सबर्ग जाना जाता है, जो जोहान्सबर्ग है ये क्या चीज़ है गाइज, ये गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। मैं आपको बता दूं गाइज को, जोहान्सबर्ग है, यहाँ पे हीरे और सोने की खदानें हैं, मिनरल्स है यहाँ पे, जो कॉस्टली मिनरल्स है, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये मैं सबसे पहले बता दूं, ये साउथ अफ्रीका का एक नगर है, चूँकि यहाँ पे इतने ज़्यादा जैसे हीरे है, सोने की खदानें पाई जाती है, इस कारण से इसको विश्व की गोल्ड कैपिटल माना जाता है, विश्व की स्वर्ण राजधानी माना जाता है। तो गाइज आप ऐसा ना समझे कि साउथ अफ्रीका की राजधानी है, साउथ अफ्रीका की राजधानी नहीं है, साउथ अफ्रीका की एक सिटी है, एक नगर है। हालांकि साउथ अफ्रीका की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में जो हीरे और सोने के खाने हैं, गोल्ड और मिनरल्स है, डायमंड्स, तो उस कारण से, इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज होने के कारण से इतने प्रीशियस, तो इस कारण से इसको जो है गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की स्वर्ण राजधानी माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जोहान्सबर्ग, या जिसको जॉनसनबर्ग कहते हैं, वो कौन से देश में है, तो साउथ अफ्रीका में है, और ये गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है। तो याद रखना कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है कि काला सोना किसे कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम, या जिसे पेट्रोल कहते हैं, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि आपको जानते हैं पेट्रोल का दैनिक प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश, प्रदेश, राज्य, शहर में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेट्रोल की इतनी अहमियत और इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसको माफ़ कीजिएगा, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, और क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है गाइस, मैंने पर्सनली बहुत बार क्वेश्चन टेट के एग्जाम में देखा है। तो काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 137 है, जब भारत की राजधानी कोलकाता, जिसको इतिहास या वर्तमान में तो इसको कोलकाता कहते हैं, लेकिन पहले से कलकत्ता कहते थे। आप जानते हैं कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से दिल्ली बदली गई, तब इंग्लैंड का शासक या शासिका कौन थी। आप जानते हैं कि ये जब बदली गई थी तब जो है हम गुलाम थे, ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी। तो कब बदली गई थी, 1931 में। सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं कि 1931 में
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बदला गया था और तब इंग्लैंड का जो शासिका थी वो थी जॉर्ज पंचम। आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, ये इसका राइट आंसर है। जॉर्ज पंचम जो है ये उस समय इंग्लैंड की शासिका थी और उस टाइम इंडिया पे जो थे जनरल गवर्नर वो कौन से थे, वो थे लॉर्ड इरविन। जो लॉर्ड इरविन, आपने गांधी इरविन समझौता सुना होगा, तो वही है ये लॉर्ड इरविन। ये उस समय देश में गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी 1931, ये आपको याद रखना है कि इस तरह से बता सकते हैं भारत की राजधानी आधिकारिक रूप से। गाइस ये आपको याद रखना है, इसमें आपको 2-3 डेट्स बुक्स पे देखने को मिल सकते हैं। मैंने जो आपको 1931 बताई ये ऑफिशियल बताई कि आधिकारिक तौर पे भारत की राजधानी जो दिल्ली वो कब एक्सेप्ट की गई, कब रखी गई, तो 1931 में रखी गई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ आधिकारिक तौर पे, और मेजोरिटी ऑफ टाइम में यही राइट आंसर होता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है। आप जान, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे है ये क्या है, ये एक तरह का राजमार्ग है, सड़क है, नेच टाइप राजमार्ग है। ये 4 मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है। वो 4 कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप जानते हैं ये शहर जो है चारों इंडिया के 4 कोने में है। ये इसको चतुर्भुजीय महामार्ग क्यों कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज गाइस जो इसकी शेप है ना वो इस तरह की है, लगभग ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल तक की तरह, मतलब चतुर्भुजीय 4 भुजाओं की तरह, इस तरह। जैसे एक शहर यहाँ पर है दिल्ली, दूसरा यहाँ पे है मुंबई, तीसरा चेन्नई, और इस तरह से एक चौथा कोलकाता। इस तरह से ये इस प्रॉपर शेप नहीं बनाता चतुर्भुजीय आकार की, चूंकि ये चतुर्भुजीय की तरह या चतुर्भुज की तरह लगता है ये महामार्ग, तो इसलिए इसको स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहता है। और इसके एडिशनल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग परियोजना है गाइज, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह से पूछ लेता है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन है आज तक की, तो सबसे बड़ी परियोजना है भारत की स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। ये जो है आधिकारिक रूप से 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बनकर तैयार हुआ था 2012 में। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 4 शहर आपको मैंने बता दिए कौन कौन से, जो भारत के 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 139 है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। अगर आपसे पूछा भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तब आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे। ये तो याद करने के लिए है ही नहीं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सिंपल से आप याद रखेंगे कि अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तब दिल्ली होगा। अगर पूछता है क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया, तब होगा अंडमान निकोबार। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 140। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है इन 4 में से? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। आप जानते हैं कि अरब सागर जो है वो गुजरात की साइड पड़ा, इस तरफ, गुजरात, राजस्थान इस तरफ। जैसे इंडिया का मैप यहाँ पे, तो अरब सागर इस तरफ है, जबकि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, ये नीचे हिंद महासागर है। ओके, तो जो नर्मदा है गाइज वो कहाँ पे ट्रैवल करते हुए, जैसे साउथ इंडिया में बहती है ना, तो ट्रैवल करते हुए कहाँ पे जब बहती है, गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। जबकि यहाँ पे जो और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। तो ये 3 ऑप्शन जो आपको दिख रही हैं कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी पे। और यहाँ पे पूछा कि अरब सागर में कौन सी गिरती है, तो नर्मदा गिरती है। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 141वां, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? थोड़ी सी PDF क्लियर नहीं है, एडजस्ट कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही है गाइस। मैं जूम कर लेता हूँ इसको। 141वां है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है गाइज वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब हमारा महाद्वीप जहाँ पे भारत देश स्थित है, हमारा प्यारा इंडिया, वो है एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 142 है, आगरा का लाल किला किसने बनाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ आगरा? आगरा का रेड फोर्ट, जिसे आगरा का लाल किला कहते हैं, वो किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ये क्वेश्चन इस वाले टेट में आया था, तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है इस बार भी ये रिपीट हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको बिल्कुल आप ढंग से समझिएगा। 143, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है गाइज ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब ये क्वेश्चन डाला था, इसका जो राइट आंसर है बहुत सारे जानते होंगे कि मरियाना गर्त है।
जो मरियाना ट्रेंच है, मरियाना गर्त जो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, सबसे गहरा बिंदु है। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और ऑप्शन इसमें दिया गया था, बेकाल। गाइज बेकाल एक झील है, लेक है बेकाल झील। बेकाल झील क्या, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, बेकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। ओके, तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मतलब टेट और कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल है। और बहुत सारे साथियों ने टिक भी यही मार दिया था, क्योंकि बेकाल झील सबसे गहरी झील होगी बस, तो यही जो इसका गहरा भाग हो सकता था। लेकिन नहीं गाइस, बेकाल झील से भी गहरा बिंदु जहाँ पे है, जो अभी तक डिस्कवर किया गया है, वो है मरियाना गर्त। कौन सा है, मरियाना गर्त। और इसके संदर्भ में एडिशनल चीज़ आपको मैं बता दूँता हूँ, मरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, प्रशांत महासागर, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो गहराई है वो कितने किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर गहरा ये मरियाना गर्त है, मरियाना ट्रेंच है, तो आपको याद रखना है। और ये मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में एक जगह है, मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, गहरा स्थान। बेकाल झील में अभी जैसे बताया विश्व की सबसे गहरी झील है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 144वां 144 क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर किस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर का आपको शेप पूछा था, शेप ऑफ अटलांटिक ओशन, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है एस टाइप का जो है अटलांटिक महासागर का शेप दिखता है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से अटलांटिक महासागर का शेप दिखता है एस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145वां, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। बिकॉज गाइज आप जानते हैं कि वर्तमान समय टेक्नोलॉजी का समय है, लेकिन जो आगामी आने वाला समय है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय आने वाला है, तो इस कारण से इसको सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। जबकि सूती उद्योग, कोयला तो मतलब कुछ समय के बाद इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रहेगी, तो ये चीज़ आपको याद रखना। तो फ्यूचर या सनराइज इंडस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146वां 146, बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित की रचना की थी, या जिसको बुद्धा चरिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसमें आपको मैं 3 से 4 और एडिशनल क्वेश्चन के आंसर बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है। कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे फेमस डांस जो है, जिसको लोक नृत्य कहते हैं, जैसे तो किसी स्टेट के 2 से 3 लोक नृत्य हो सकते हैं, लेकिन फेमस पूछा गया है यहाँ पे, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। गाइज एक लोक नृत्य जरूर आता है टेट के एग्जाम में, ये भी मैंने आपको मतलब मैंने देखा है आर्ट्स में, आर्ट्स का टेट का एग्जाम होता है, वहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत बार पाई जब भी मैं एनालाइज करता हूँ टेट का। जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का बताया, उस तरह का मैं बता देता हूँ कि नृत्य जरूर पूछा जाता है किसी न किसी स्टेट का, तो इसलिए नृत्य का आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुचिपुड़ी पूछा था, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जबकि यहाँ पे आपको तमिलनाडु दिख रहा है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम प्रसिद्ध है, जैसे आप जानते हैं ये क्वेश्चन भी आपको शायद पता होता कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, तो तमिलनाडु का। जबकि केरला का भी बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि गाइस केरला का है कथकली या कथकली जो है वो केरला का फेमस डांस है। इसके अलावा उड़ीसा यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, उड़ीसा का जो है वो छाऊ, उड़ीसा का है इस तरह से छाऊ या घुमुरुआ। ओके, तो छाऊ और घुमरा ये जो है उड़ीसा का है। जबकि इसके अलावा जम्मू और कश्मीर का भी पूछ लेते हैं, J&K का, तो जम्मू और कश्मीर का है राउफ। थोड़ा आपको लग रहा है कि मुस्लिम जैसा नाम है, तो J&K ही मुस्लिम जैसी कंट्री है, तो J&K का राउफ है। जबकि केरल का कथकली है, जैसे मैंने बताया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरला का कथकली और तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, तो यह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148 है, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे। आप जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव जी हैं, और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद देव इनके उत्तराधिकारी थे, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 149वें क्वेश्चन की तरफ, जो है मार्टिन लूथर ने किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। आप जानते हैं बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, और इसका अनुवाद किस भाषा में मार्टिन लूथर ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर ने जर्मन की भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1236 में। और इसके संदर्भ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की प्रथम महिला शासिका, जो मतलब शासिका फीमेल, फर्स्ट महिला शासिका कौन सी थी? तो रजिया सुल्तान थी। और ये दिल्ली की शासिका थी, कौन से वंश थी? ये भी क्वेश्चन डीप पूछा जाता है, टेट में तो ना सही, लेकिन टीजीटी में पूछा जा सकता है। तो कौन सी थी? गुलाम वंश की, गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान, ये आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला शासिका थी, कौन सी रियासत की या कौन सी सल्तनत की? तो दिल्ली सल्तनत की ये शासिका थी। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वही 3 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें अपनी राय कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और तीसरी चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर कर ले। शेयर क्या करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी कमीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे सोशल स्टडी के ये क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक या व्हाट्सएप पर हमारी इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ओके गाइज, अपना ख्याल रखिएगा कोविड के इस काल से। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद।